नमस्कार। 4 राज्यों के चुनाव में 3 हिंदी भाषी राज्य बीजेपी ने जीत लिए हैं और तेलंगाना एक राज्य में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस सरकार बना रही है। तो क्या रहा कांग्रेस की हार का कारण, क्या रहा बीजेपी की जीत का कारण, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है, बीजेपी की जीत का क्या कारण रहा और कांग्रेस की हार का क्या कारण रहा? इस पूरे रिजल्ट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है योगेंद्र सर? प्रज्ञा जी, अपनी एक हफ्ता पहले शायद बात हुई थी जिसको बहुत व्यूअर्स ने देखा था, सराहा था। तो मेरे ख्याल से बात वहां से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब आपने कुछ विश्लेषण दिया हो तो पहली हमारी ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने दर्शक को उसके बारे में बताएं। मैंने मोटे तौर पे जो आपको कहा था वो ये था कि तेलंगाना में कांग्रेस की आंधी है। हवा तो चल रही है, हवा है, आंधी है कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत आराम से मिलेगा। कोई वहां हंग असेंबली जैसी चीज नहीं है जो लोग बात कर रहे हैं। मोटे तौर पे वैसा ही हुआ है, कांग्रेस की सरकार बन गई है। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने कहा था कि मेरे ख्याल से कांग्रेस आगे है। हालांकि मार्जिन बहुत कम हो गया है, कांटे की लड़ाई हो गई है, लेकिन किसी तरह से कांग्रेस निकाल देगी, ऐसी मेरी अपेक्षा थी। आज सुबह 2 घंटे तक तो यही लग रहा था, लेकिन अब जाहिर है बदल गया है परिणाम। और वहां और मैंने शायद ये भी कहा होगा कि मैं छत्तीसगढ़ पे जो है वो कहीं सुनी बता रहा हूं भाई, छत्तीसगढ़ में खुद गया नहीं। वहां एक असेसमेंट में गलती है। राजस्थान के बारे में मैंने कहा था कि वहां अशोक गहलोत जी ने सरकार बहुत अच्छी चलाई है, लेकिन वो अच्छी सरकार चला के चुनाव हारते रहे। कहीं वैसा तो दोबारा नहीं होगा। और मेरा अनुमान था कि कहीं त्रिशंकु स्थिति बनेगी। उसकी बजाय इस वक्त उससे काफी नीचे रहे हैं और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, जिसका मेरे को उस वक्त अनुमान नहीं था। सबसे बड़ा अगर कोई चूक या अंतर है अनुमान में, वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मेरी अपनी समझ थी कि कांग्रेस चुनाव से 2-3 महीना पहले तक बहुत आगे थी। उसके बाद के महीनों में मामला नजदीक आता गया, लेकिन अंत तक मेरा अनुमान यही रहा कि किसी ना किसी तरह से कांग्रेस निकाल लेगी, वहां पे थोड़ा सा आगे रहेगी। वो बिल्कुल वो गलत नहीं, बहुत गलत था वो अनुमान, क्योंकि बीजेपी 9% वोट से आगे साबित हुई है। सिर्फ सीटों की संख्या ना देखे, मैं वोट देखता हूं आमतौर पर जी। बीजेपी को 49% वोट है और मुझे नहीं लगता बीजेपी को खुद इतना वोट कभी भी आया है मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो इतना एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी को हासिल हुई है, वो जानने में बिल्कुल भूल हुई। आपको ईमानदारी से कहूं तो मैं अब भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। बाकी सब राज्यों के बारे में मैं समझता हूं, बता भी सकता हूं क्या हुआ। मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस का वोट लगभग बराबर आ चुका था 2018 में। उससे पहले 3 बार बीजेपी जीती थी, तो हर साल बीजेपी का वोट कम आ रहा था। 2018 आते आते दोनों बिल्कुल बराबर आ गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ पिछले 5 साल में कि बीजेपी का 9% वोट बढ़ गया कांग्रेस से। आप मुझसे आज भी पूछें, परिणाम बताने के बाद पूछें, तब भी मैं सचमुच कहूंगा कि पूरी तरह समझ नहीं आता, ये मेरी समझ से परे है। कोई कहे कि बीजेपी ने चुनाव अच्छा लड़ा, तो बीजेपी पिछली बार भी अच्छा चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस हमेशा थोड़ा ढीला चुनाव लड़ती है, पिछली बार भी ढीला था, इस बार भी ढीला था। मगर पिछली बार की तुलना में कांग्रेस का इस बार चुनाव थोड़ा ज्यादा चुस्त था। पिछली बार कांग्रेस में ज्यादा घमासान थी मध्य प्रदेश में, इस बार कांग्रेस में कम घमासान थी, क्योंकि एक स्पष्ट नेता था इस बार कांग्रेस में। और कांग्रेस ने अपने तरीके से प्रयास किए, टिकटें बांटी। टिकट बांटने में कांग्रेस में हमेशा घालमेल रहता है, सामान्य से बुरा नहीं था। बीजेपी ने जरूर रणनीति अपनाई, इसमें कोई संदेह नहीं। बीजेपी ने केंद्रीय रणनीति लगाई, जो कि कांग्रेस की क्षमता से बाहर की चीज है, उसका श्रेय मिलना चाहिए। बीजेपी ने लाडली बहन योजना जो लागू की, उससे बीजेपी को महिलाओं में फायदा हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या ये 2 चीजें इतनी बड़ी थी जिसके चलते 9% का अंतर आ गया है? 9% को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हम जैसे लोग जो चुनाव का गणित समझते दिखते रहे, हमारे लिए 9% का फासला कुछ वैसा ही है जैसे 104 डिग्री बुखार होना। अब 99.5 डिग्री अगर बुखार है तो आप मिस कर सकते हैं
कि नहीं नहीं है नहीं, दूसरा कहेगा नहीं है, थर्मोमीटर लगा के देख लो, 100 डिग्री तक भी हो सकता है। मगर 104 डिग्री बुखार हो, आप किसी के हाथ लगाए और आपको पता ना लगे, तो आपके हाथ में कुछ गड़बड़ है ना। तो 9% वोट का फासला इतनी बड़ी चीज है कि जहां होता है वहां आपको सड़क पे घूमते हुए पता लग जाता है, बच्चा बच्चा बात करते हुए दिखता है उसके बारे में, और वो भी वो 18 नहीं साल दिखा। की एंटी इनकम्बेंसी के साथ। जी, तो इसलिए बिल्कुल 18 साल के बाद जबकि लोग सड़क पे बदलाव की बात कर रहे थे, देखिए उसमें भी ये ध्यान रखिए कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि लोगों की शिवराज सिंह चौहान से कोई गुस्सा या उस तरह की घृणा है, वैसा मुझे सड़क पे नहीं लगता था। लोग कहते थे काम किया, भला आदमी है, पर भाई अब हो गया, अब हो गया, 18 साल हो गए, अब दूसरे को चांस दो, अब कांग्रेस की बात, ये लोगों के मन में था। उस मनस्थिति से यहां वोट तक कैसे पहुंचे, इसको आप केवल छोटे मोटे फैक्टर, एक कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा हो गया, थोड़ा सा चुनाव ज्यादा अच्छा लड़ लिया, इतने भर से नहीं होता। तो मैं अभी भी सोच रहा हूं, एक बड़ा कारण बजाय क्या देख रहे हैं योगेंद्र सर आप? एक बड़ा कारण? बड़ा दो कारण मैं देखता हूं कांग्रेस की जी। गलतियां जो थी, चूक, पहली चूक तो ये थी, कांग्रेस के पास कोई बड़ा नैरेटिव, कोई बड़ी कहानी, कोई बड़ा सपना दिखाने को नहीं था। बीजेपी कहती थी 1250 रुपए देंगे, कांग्रेस कहती थी अच्छा हम 1500 दे देंगे, अच्छा हम साथ में सिलेंडर भी दे देंगे, मगर कोई पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा विचार, एक बड़ा सपना जो कि लोगों से जुड़ सके, वो बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं था। और दूसरा मुझे लगा कांग्रेस अपने सामाजिक समीकरण बनाने में पूरी तरह से असफल रही मध्य प्रदेश में। एक तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी इलाका है, वहां कांग्रेस को, जो कि परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहा, वहां उन्हें नुकसान हुआ, उसके प्रति लापरवाही रही। और दूसरा, पहली बार मध्य प्रदेश में मंडल की राजनीति आ रही है, अब तक नहीं थी मध्य प्रदेश में मंडल की राजनीति, उत्तर प्रदेश और बिहार में थी, पहली बार मध्य प्रदेश में वो शुरू हुई। कांग्रेस ने उसको नजरअंदाज किया और स्थिति यहां तक पहुंची कि ओबीसी का टिकट कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी ने दे दिया। तो कांग्रेस ओबीसी की बात करती रही, राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात की, लेकिन जमीन पे ओबीसी को टिकट देने वाली पार्टी बीजेपी थी। ये दो चीजें आती हैं, लेकिन इस सब, इतना सब ज्ञान देने के बाद भी अगर मैं कहूं कि मेरे को पूरा समझ आ गया है, तो थोड़ा चीटिंग होगी। मैं समझता हूं कि अभी सब कुछ कहने के बाद भी ये परिणाम मेरी समझ से परे है। कोई बेहतर समझ बता सके तो जरूर बताइए। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि चुनाव का विश्लेषण करते समय कई बार हम वो भूल करते हैं जो क्रिकेट के कमेंटेटर नहीं करते, इसलिए क्रिकेट की कमेंट्री जरूर सुननी चाहिए। क्रिकेट में कोई टीम जीत जाए तो कमेंटेटर आमतौर पे ये नहीं कहता हुआ मिलेगा कि जीतने वाली टीम की बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, कैप्टन भी अच्छा था। ऐसे नहीं, वो बारीक विश्लेषण करते हैं कि नहीं नहीं बॉलिंग में, यहाँ फास्ट बॉलिंग में तो चूक हो गई, लेकिन स्पिनर्स ने आके बात को संभाल लिया, इत्यादि ऐसी बात करते हैं। चुनाव के बारे में भी हमें यही सोचना चाहिए कि जीतने वाले की तमाम गलतियां होती हैं और हारने वाला कई चीजें ठीक करता है, उसके बाद चुनाव का परिणाम आता है ना, वो समझना लेकिन चाहिए। फिर भी जो बारीकी से जीतता है सिकंदर वही होता बिल्कुल जीतता है सिकंदर होता है। तो इसलिए जो जीतने वाले की कई चीजें गलत थी, कई कमजोरियां थी, जिसके बावजूद, बिल्कुल। और वो सबसे बड़ी कमजोरी थी जनता का एक सेंस कि बस हो लिया, 18 साल बहुत है। उसके बाद आप जीते, और जीते भी इतने बड़े फासले से, ये तो बहुत ही अनूठा परिणाम है। और मैं अच्छा भी थोड़ा और योगेंद्र जी, सोचूं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलीज में इतनी भयंकर सैलाब आना, इतनी भीड़ दिखना, क्या ये संकेत दे रहे थे कि हो सकता है कि बदलाव हो? आपने तो तमाम चुनाव देखे हैं। क्या जैसे अंदाजा लगाया जाता है कि फला की रैली में इतने भीड़ आ रही है, इतना जन सैलाब है, तो इतना अब की बार जो है जनता पलट देगी, खेल बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा? तो क्या अब ये मान लिया जाए कि रैलियों में आई हुई भीड़ किसी भी तरह से चुनाव के नतीजों में नहीं बदलती है, या फिर जो भीड़ आती है वो ये नहीं बताती है कि जी हम आप ही को वोट देने के लिए आए हैं? प्रज्ञा जी, मैं काफी समय से कह रहा हूं कि रैलियों की भीड़ को देखना हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब ऐसा होता था कि शहर में लोग कहते थे अच्छा आज अटल बिहारी वाजपेयी जा रहे हैं, आ रहे हैं, चलिए उनको सुनने चलते हैं। मेरे पिताजी उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन उनको सुनने जरूर जाते थे। अब जो मैं पिछले 8-10 साल से देख रहा हूं, रैली में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको घर से पकड़ के गाड़ी में बैठा के लाया जाता है। तो रैली का जो क्राउड है वो ये तो दिखाता है कि आपकी सांगठनिक क्षमता कितनी है, वो दिखाता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। जन समर्थन का बहुत अच्छा अनुमान रैलियों से नहीं निकल सकता। हाँ, अगर आप रैली के क्राउड का चेहरा पढ़ सकें
उनके भावनाओं को पढ़ सकें तो एक अलग बात है, मगर आमतौर पे रैली में किसके कितना क्राउड आया उस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, खासतौर पे ये उन जमानों की बात है जबकि ओपिनियन पोल्स नहीं हुआ करते। क्योंकि जब तेलंगाना के तमाम ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, एग्जिट पोल्स आ रहे थे, तो ये चर्चाएं हो रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली में भयंकर भीड़ आ रही है, जन सैलाब आ रहा है, इस बार तेलंगाना में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि तेलंगाना में दिखा भी। सिर्फ उसके आधार पे नहीं, मैंने भी कहा कि आंधी चल रही है, लेकिन जी रैली की सर। भीड़ के आधार पे नहीं कहा। वो मैंने वहां घूमने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, और ये एक सेंस जो कि मुझे बहुत मिला कि लोग कह रहे थे। वैसे अच्छा मजे की बात है कि वहां भी लोग केसीआर की प्रशंसा करते हैं। एक दिक्कत बिल्कुल। होता है कि चुनाव हारने के बाद हम सब कुछ उसका बुरा मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। केसीआर के बारे में जब मैंने बात की लोगों से, तो लोग कहते देखो पिछले 10 साल में उन्होंने बिजली की स्थिति इंप्रूव की है, सड़कें बेहतर हुई है, पानी हुआ है, लेकिन वो बात नहीं है जो इन्होंने वायदे किए थे। वादे कुछ ज्यादा दिखाए थे और अनएम्प्लॉयमेंट पे तो कुछ नहीं किया। तो लोगों की बड़ी बारीक समझ होती है, इतना स्थूल नहीं होता कि सब कुछ अच्छा है सब कुछ बुरा है। तो जब मैंने देखा और लोगों को ये बात सुना, और कांग्रेस के प्रति बीआरएस के वोटर को पलटते हुए जब मैंने देखा, तब मेरी अपनी धारणा बनी। और ये धारणा रैली से नहीं, मैं रैली में कभी जाता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ढाबे पे भी नहीं जाता हूं, उसको छोड़ के गांव के अंदर अगर अकेला कोई व्यक्ति बैठा हो उससे जाकर बात करता हूं, या कभी कभार किसी महिला से रसोई में चौके में बात करने का मौका मिल जाए तो वो उससे कुछ पता लगता है। तो उस सब के आधार पे धारणा बनी थी और वो धारणा सही थी। मध्य प्रदेश में गलत निकली, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कैसे गलत निकली। अच्छा, राजस्थान जी राजस्थान में आपका अनुमान क्या कहता है? ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, राजस्थान में फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहां मुख्यमंत्री के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध कोई बहुत गुस्सा नहीं था। जैसे मैंने बताया तेलंगाना में भी सरकार के प्रति गुस्सा नहीं था। राजस्थान में अशोक गहलोत के पक्ष में लोग बात करते थे, कहते थे अच्छी सरकार चलाई है, और वाकई उनकी 2-3 जो स्कीम थी, खासतौर पे जो स्वास्थ्य वाली स्कीम, चिरंजीवी स्कीम, वो पूरे देश में मॉडल होना चाहिए था। चिरंजीवी योजना जो उन्होंने पेंशन की है वो, और गिग वर्कर्स के लिए किया, कई बहुत अच्छे काम किए, और उनके विपक्षी भी कहते थे कि अच्छे काम किए। राजस्थान में 2-3 चीज, एक तो लोग कहते थे काम तो अच्छे किए, पर अब रोटी पलटने का टाइम है, हम तो हर बार रोटी पलटते हैं, 30 साल वो एक फ्रेज वहां चलता है, रोटी पलट रहे हैं। तो एक तो वो था। दूसरा, वहां कांग्रेस जो है, जब अशोक जी ने सरकार चलाई है, अच्छी सरकार चलाई है, और बहुत बुरी तरह चुनाव हारा है उसके बाद, ये उनका एक स्थायी सा मामला रहा है अशोक जी के साथ। और 2 बड़ी गलतियां जो इस बार मुझे दिखाई देती हैं उनके करने में, और अगर वो गलतियां ना करते तो इतने में चुनाव पलट सकता था, क्योंकि राजस्थान में सीटों की संख्या में बहुत अंतर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन केवल 3% का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी। राजस्थान में यदि आप देखें तो पहला चीज तो ये कि गहलोत सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं था, उनके एमएलए के खिलाफ काफी गुस्सा था लोग। और कई एमएलए को भ्रष्ट होने की छवि थी, अहंकारी होने की छवि थी, और ये सब बातें कांग्रेस को पता थी। तो लेकिन उनके टिकट नहीं काटे गए। बीजेपी होती तो दनाक से 100 लोगों का टिकट काट देती। कांग्रेस ने उनके टिकट नहीं काटे। अभी उसकी एग्जैक्ट संख्या मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस को एक भारी झटका इस वजह से रहा कि वो सारे एमएलए कांग्रेस को लेके डूबे। और दूसरी चीज जो राजस्थान में हुई वो गठबंधन की राजनीति की विफलता थी। मध्य प्रदेश के गठबंधन पे चर्चा बहुत हो गई, समाजवादी पार्टी, जबकि उसका एक्चुअली कोई खास असर था नहीं। राजस्थान में गठबंधन का असली मामला था, क्योंकि सीपीएम कम से कम 5-6 सीटों पर प्रभावित करती है, और बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, 15 सीटों पर प्रभावित करने वाली है। ये दोनों कांग्रेस के सहयोगी रहे हैं, कांग्रेस के साथ समझौता करने को तैयार थे, लेकिन मैं समझता हूं कुछ छोटे अहंकार और छोटी चीजों की वजह से ये समझौता नहीं हो पाया। और अभी मैंने जो गिनती की उससे लगा कि कम से कम 14 सीट कांग्रेस को केवल इस वजह से हारनी पड़ी है, क्योंकि सीपीएम और बीएपी के साथ समझौता उन्होंने नहीं किया। तो अगर ये समझौते हो जाते और कुछ कैंडिडेट के टिकट कट जाते, तो ये चुनाव जितना हमें अब फासला दिखाई दे रहा है उतना फासला था नहीं, ये नजदीकी का चुनाव था। और ये बहुत अफसोस की बात है, मतलब एक मायने में बाबा भारती और खड़क सिंह वाली कहानी है कि आगे से कोई भरोसा करना बंद कर देगा। तो दिक्कत अशोक गहलोत जी के साथ ये रही है कि वो सरकार अच्छी चलाते हैं, लेकिन अच्छी सरकार चलाने के बाद वो देश भर में मॉडल नहीं बनता। मॉडल क्यों नहीं बनता?
कि सरकार अच्छी चलाने के बाद चुनाव हार जाते हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि ना 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 ऐसी योजनाएं मत बनाना, इसके बाद तो चुनाव हार जाते हो। अच्छा, युगेंद्र जी, एक चीज और चल रही है। तीन कारण इस वक्त पर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं, मैं आपसे उनकी चर्चा करना चाहूंगी। राजस्थान में कहा जा रहा है कि अंतरकलह वजह रही, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि घमंड वजह रही, अहंकार वजह रही, और छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस हारी है। अब आप इन तीनों रीजंस में से किस रीजंस को तरजीह देंगे? तीनों में एक सच का अंश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास रहा कांग्रेस का, और अगर वो अति आत्मविश्वास ना होता तो इतनी बुरी स्थिति ना होती। 4% का अंतर रहा है। 4%। तो मध्य प्रदेश अपने अहंकार की वजह से हारी है कांग्रेस? अहंकार की बात लोग केवल कमलनाथ जी के बारे में करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं। और मैं समझता हूं वो ज्यादा कुछ उन्होंने जो अखिलेश जी के बारे में कह दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उन चीजों के आधार पे ज्यादा कहा जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता अहंकार अपने आप में बहुत बड़ा कारण था। मैंने बताया जो कारण थे, एक विजन देना और एक सोशल केमिस्ट्री जो है उसके साथ अलाइन करना, ये दोनों कमलनाथ जी की तरफ से संभव नहीं हुआ। और राजस्थान में अंतरकलह को मैं एकदम सबसे बड़ा कारण नहीं मानता, इसलिए कि एक तो चुनाव से पहले उस अंतरकलह पे कुछ विराम लग गया था, और दूसरा अगर अंतरकलह वजह होती तो बीजेपी को हारना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी की अंतरकलह तो कांग्रेस की अंतरकलह से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। इसलिए लोगों ने आखिर में वो गहलोत और पायलट वाले झगड़े का जिक्र करना बंद कर दिया, क्योंकि बीजेपी का झगड़ा तो इससे कहीं ज्यादा चल रहा था। तो ये सब राजनीति के सामान्य चीजें रहती हैं। मैं नहीं समझता उसके जरिए राजस्थान में प्रमुख कारण वो रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। बीजेपी ने राजस्थान में कोई बहुत अच्छा चुनाव लड़ा हो, ये भी मुझे नहीं लगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुत रणनीति, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत रूट लेवल पर बीजेपी ने मेहनत करा, बहुत साइलेंटली ऐसा कैंपेन चलाया जो लोगों को पता नहीं चल पाया। देखिए, बीजेपी का एक अपना जनाधार है, राजस्थान में हमेशा रहता है। और बीजेपी जब भी, ये बात सही है कि राजस्थान में बीजेपी जब भी हारती है तब भी अच्छी सीट लाती है, और जब जीतती है तब तो बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतती है। तो इसका मतलब है बीजेपी के पास हमेशा एक अपना जनाधार है, वो इस और अपना एक कार्यकर्ताओं का आधार है। वो इस चुनाव की बात नहीं है, वो हमेशा बीजेपी के पास रहा है। ये बात तो सही है। लेकिन अगर इस चुनाव को देखें, मैं नहीं समझता कि बीजेपी ने, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो किया और राजस्थान में बीजेपी ने जो किया, इन दोनों चुनाव की तुलना करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव लड़ने के पीछे एक रणनीति थी, एक समझ थी, और उस रणनीति को अप्लाई किया जा रहा था। राजस्थान में ऐसा नहीं था, ऐसी कोई रणनीति या बीजेपी ने बहुत कमाल का चुनाव लड़ा हो, ऐसी बात नहीं है। खूब रेबल कैंडिडेट बीजेपी के थे, बीजेपी के रेबल कैंडिडेट ज्यादा थे कांग्रेस से, और वो जीते भी हैं ज्यादा कैंडिडेट आज। तो असली समस्या, असली बात वहां नहीं थी। ये अशोक गहलोत का चुनाव था, उन्हें जीतना था, उन्हें ही हारना था। उनकी कुछ अच्छाइयां और कुछ कमजोरियां। आप तो ग्राउंड पर रहे हैं, आपने राजस्थान भी देखा है, आप मध्य प्रदेश भी गए हैं, छत्तीसगढ़ आपने कहा कि आप नहीं गए। आपने ग्राउंड पर क्या देखा? मोदी फैक्टर जिसके जो एक चला, जिसके लिए कहा गया मोदी अपने चेहरे पर 4 राज्यों के चुनाव लड़े हैं और जीत हो रही है, तो भाई मोदी जी के सिर सेहरा सजेगा। आपको क्या लग रहा है, ये मोदी फैक्टर काम आया क्या? अब इसको मोदी फैक्टर नाम दे दिया जाता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये मोदी जी के अराउंड, देखे ना, अगर बाई चांस कहीं बीजेपी हार जाती तो वहां मोदी जी का नाम भी नहीं लिया जाता। अब तेलंगाना में वो कहते हैं मोदी फैक्टर हार गया, मोदी जी तो वहां भी गए थे। और अगर नड्डा जी का नाम लेते, हाँ, तब नड्डा जी का नाम लिया जाएगा। तो अगर वो, तो ये सब राजनीति के सामान्य खेल हैं, और स्वाभाविक है जो पार्टी जीत जाती है। अगर कांग्रेस जीत जाती तो कांग्रेस के लोग कहते राहुल गांधी की वजह से जीते हैं, है ना। ये सब सामान्य राजनीति के काटे हैं। मैं इसे ये तो नहीं समझता कि इसमें ये एक बात जरूर है, बीजेपी नेतृत्व ने ये साबित किया कि वो क्षेत्रीय क्षत्रों पे निर्भर नहीं, वो उनको साइडलाइन कर सकता है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने किसी एक नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया, और सड़क पे सब लोगों का मानना था कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। आप बताइए, अब आप शिवराज सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उधर राजस्थान वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया है, ये सवाल लोगों के मन में बहुत चल रहा था। तब से एक सामान्य राजनीतिक बुद्धि कहती है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन जब भी कोई स्ट्रांग नेतृत्व होता है किसी भी पार्टी में,
तो वो ऐसे निर्णय लेने में समर्थ है। तो इतना इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने बतौर पार्टी एक मजबूती दिखाई, और जब एक पार्टी मजबूती दिखाती है तो उसके नेता का चेहरा हो जाता है, उसको श्रेय उसका मिल जाता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि बीजेपी का सितारा ऊंचा है, और जिस पार्टी का सितारा ऊंचा होता है वो स्ट्रॉन्ग कदम भी ले सकती है, वो बड़े निर्णय भी ले सकती है, और शिवराज उसका सिंह का श्रेय सितारा क्या कहता है योगेंद्र सर? ये बीजेपी की अंदरूनी चीजें पता नहीं कौन जानता होगा बेहतर। मुझे ऐसा पता नहीं, नहीं फिर क्यों भी लगता है आपको कि क्या लगता बीजेपी है? इन तीनों राज्यों में, मुझे लगता है बीजेपी इन तीनों राज्यों में अपने चेहरे बदलने वाली है। हम्म। क्योंकि अगर देखिए, सबसे बड़ा रिस्क तो चुनाव के अंदर था ना। अगर मोदी जी को रिस्क ये हो कि भाई शिवराज सिंह को हटाने से हमें नुकसान हो सकता है, तब तो वो चुनाव के समय ऐसा रिस्क ना लेते। जब हम्म। चुनाव में ही रिस्क ले लिया और उसके बाद जीत भी गए, तो अब काहे का डर? इसमें तो ये बात तो जग जाहिर है कि वो चाहते हैं कि शिवराज को अब साइड में किया जाए। इस ये भी स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे जी को साइड में किया जाए। और जब चुनाव जीत ही गए उनको साइड में रख के, तो अब क्यों डरेंगे? तो मेरा अपना मोटी बुद्धि कहती है कि मेरे ख्याल में तीनों राज्यों में बीजेपी कुछ नए चेहरे लाके चौंकाएगी, और अपना लॉन्ग टर्म एक रणनीति के तहत तीन नए चेहरे ला सकती है बीजेपी। चूंकि बीजेपी और कांग्रेस में ये अंतर है, हम्म। बीजेपी अपना दीर्घकालिक हित समझ सकती है और उस रणनीति के तहत कुछ मजबूत और चौंकाने वाले फैसले कर सकती है। कांग्रेस अभी तक ये क्षमता नहीं दिखा पा रही है कि वो अपने ही दीर्घकालिक हित के, जैसे रेवंत रेड्डी को लाना एक अच्छा फैसला था, मजबूत फैसला, कंट्रोवर्शियल फैसला भी था, और जी। खूब घमासान हुआ रेवंत रेड्डी को लेके कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा हम इसको बैक करेंगे। क्या ऐसा फैसला कांग्रेस बाकी देश में ले सकती है? ये सवाल उसको पूछना चाहिए। तो बीजेपी ने एक क्षमता दिखाई, और इसलिए मुझे लगता है कि शिवराज जी या वसुंधरा जी के बनने की संभावना मुझे कम दिखाई। 2024 में क्या देख रहे हैं सर इन तीन राज्यों के बाद? क्योंकि ये तीन राज्य अब बीजेपी के खाते में है, एक तेलंगाना कांग्रेस के पास है। अगर केवल आंकड़ों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन चार राज्यों में मिला के 82 सीटें हैं लोकसभा की। पिछली बार इसमें से 65 कांग्रेस के पास थी, 65 बीजेपी के पास थी, और कांग्रेस के पास ले दे के सिर्फ 6 थी। आज के परिणाम से क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस की 6 से बढ़ के 15 हो जाएंगी, क्योंकि तेलंगाना में सिर्फ 3 सीट थी उनकी, अब 10-12 तो आ ही जाएंगी। तो और क्योंकि बीआरएस का वोट भी कुछ शिफ्ट हो सकता है, इसलिए कांग्रेस की बढ़ जाएंगी। तो आप तकनीकी रूप से आंकड़ों के गणित में कह सकते हैं कि देखिए आज कुल मिला के कांग्रेस को फायदा हुआ, लेकिन वो गलत गणित होगा, क्योंकि कुल मिला के नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ है? छवि को नुकसान हुआ है। एक मूड, एक जो मिजाज, एक जो उत्साह बनता है ना आपके कार्यकर्ता का, कि हाँ भाई जीत गए, एक जो तो मोराल अप हुआ था हाँ हाँ कर्नाटका हाँ के हाँ, बाद से, बूस्टअप जी हुई जी थी जी कांग्रेस। जी। तो वो जो एक वर्कर का उत्साह, और जो हवा में एक जो मतलब फिजा में रहती है ना, भाई चल रहा है, हाँ भाई आ रहे हैं आ रहे हैं, उसको झटका लगा है, और उसको रिपेयर करने के लिए ऑपोजिशन को जरूर कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इससे कुल मिला के 2024 का गणित कोई खास बदलता नहीं है, क्योंकि जो भी कोई सोचता था, मुझ जैसा कोई व्यक्ति जो सोचता है कि हाँ बीजेपी किस तरह से हारे, इसकी रणनीति बनानी चाहिए, वो व्यक्ति अपनी रणनीति को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहारे नहीं बना रहा होता, क्योंकि सबको पता है कि यहां बहुत ज्यादा सीट बदलने की गुंजाइश नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5-7-10 सीट बदल सकती हैं, और क्या बदले। तो लोकसभा का गणित आज के परिणाम से बहुत नहीं बदलता, लेकिन जो परसेप्शन है, जो हवा है, वो बदलती है। और उस हवा को बनाने के लिए अब ऑपोजिशन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। 6 तारीख को ऑपोजिशन के लीडर्स मिल रहे हैं इंडिया गठबंधन के, तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब सबको थोड़ा थोड़ा अपने अपने वजन का एहसास हुआ होगा। तो शायद इंडिया उससे गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं सर? इंडिया गठबंधन में मेरा उम्मीद ये है कि आज के झटके से कई बार बहुत फायदे भी हो जाते हैं। तो आज के झटके से शायद इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को इसका एहसास ज्यादा गहरा हो कि हाँ कुछ गठबंधन करने की जरूरत है भैया, काम नहीं चलेगा, अपने अपने चलने से तो नहीं होगा। हो सकता है, और कोई एक पार्टी डोमिनेंट नहीं, किसी एक पार्टी का कद इतना नहीं बढ़ गया है कि वो सबको अपने अंगूठे तले दबाने की कोशिश करे। तो इन दोनों से गठबंधन बनने की जरूरत और सहूलियत थोड़ा बढ़ती है।
ये विचित्र बात है, लेकिन हार से कई फायदे भी होते हैं। तो एक गठबंधन होने की सहूलियत हो जाती है इससे। इस हार लेकिन से मेरे 3 हिसाब फायदे बताइए सर, नहीं, जो 3 तो नहीं, भविष्य में मतलब फायदे। विपक्ष के काम आने वाले हैं, बताएं। पहला तो ये एहसास कि गठबंधन आपको गठबंधन करना होगा। गठबंधन के बिना अब नैया पार लगने वाली नहीं है और उसमें व्यक्तिगत अहम को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, कांग्रेस के लिए ये एहसास कि कांग्रेस का जो जनाधार है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, दोनों एक दूसरे से तारतम्य में नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे से मिलान करना होगा। और तीसरा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जो पोजीशन लेता है और उनका नेता और कार्यकर्ता जमीन पे जो करता है, उसमें भी तारतम्य नहीं है। नेता कहता है कास्ट सेंसस, ओबीसी, जमीन पे कहीं मैंने उसका नाम किसी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता के मुंह से नहीं सुना। नेता कहता है अडानी, अडानी पे हमला, देश की लूट हो रही है। मैं जमीन पे कहीं किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को इसके बारे में बात करते हुए नहीं देखता, इस मुद्दे को उठाते हुए नहीं देखता। तो तीसरा सबक ये है कि आपको अपने राष्ट्रीय जो आपकी उद्घोषणा है, राष्ट्रीय पोजीशन है, पोस्चर, उसके हिसाब से अपनी ही पार्टी की जो कार्यकर्ता नीचे का व्यक्ति है उसको उससे जोड़ना होगा। ये 3 चीज करें तो अभी भी 2024 असंभव नहीं है। क्योंकि बीजेपी अभी भी, देखिए आज जो एक बात और स्पष्ट हुई है वो ये कि दक्षिण भारत से बीजेपी के दरवाजे फिलहाल बंद हैं। और दक्षिण भारत बहुत बड़ा इलाका है और अगर आप उसमें उड़ीसा और बंगाल को भी जोड़ दें तो ये देश की लगभग 200 सीट हो जाती है। बीजेपी को ले दे के 350 सीटों में से 250 सीटें जीतनी पड़ेंगी, क्योंकि बाकी सीटों में बीजेपी के पास ज्यादा स्थिति है नहीं। अब इन 350 में से 250 बीजेपी ले तो बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है 350 में से 250 सीट लेना। 25 उसको बाहर आएंगी, बाकी 250 सीट यहां से लेनी। तो ये कठिन काम हो सकता है और इसके लिए अगर विपक्ष ये सब करे, अगर इंडिया अलायंस आपसी गठबंधन को के महत्व को स्वीकार करे और ये सोचे कि केवल सीटों का एडजस्टमेंट काफी नहीं, हमें वोटर के सामने एक नया एजेंडा, एक नया सपना पेश करना होगा और उस सपने को लेके जमीन पे जाना होगा, जमीन पे संघर्ष करना होगा। अगर ये सबक सीख ले तो अब भी 2024 असंभव नहीं, बस कल से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सर समय देने के लिए। तो 4 राज्यों के रिजल्ट के बाद आज योगेंद्र सर हमारे साथ थे और तमाम पत्रकार, तमाम राजनीतिक विश्लेषक आज दिन भर हमारे साथ जुड़े रहे और हमने इस रिजल्ट को लेकर के बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।